प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 समांतर श्रेणी। इसकी प्रश्नावली 5.2 के 10 प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम 11वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमारे सम्मुख है। प्रश्न नंबर 11 है कि एपी आपको याद होगा, एपी समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक शॉर्ट रूप है एपी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो प्रश्न 11 हमारे सामने है। एपी 3, 15, 27, 39 टेस्ट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए, हमारे पास एपी दे रखी है, प्रथम पद भी है हमारे पास। अंतर निकालेंगे तो हमें सार्वंतर भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कौन सा पद है 54वें पद से 132 अधिक। 54वां पद और उससे 132 जोड़ के जो आता है वो कौन सा पद है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। देखिए, दिया है समांतर श्रेणी। क्या है हमारे पास? समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39 और अब कहीं इसका 54वां पद होगा, यानी A54 होगा, जो हमें नहीं पता। ठीक है ना। और कहीं इससे बाद होगा A54 प्लस 132, ये भी होगा। अब ये कौन सा पद है, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ये हमें पता करना है। इसका मतलब हमें n का पता करना है। ठीक है ना। माना पदों की संख्या n होगी। माना वो nवां पद होगा, यानी पदों की संख्या n होगी। अब देखिए, प्रथम पद क्या है? 3 है। इसको हम a से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद a बराबर 3। अच्छा, सार्वंतर क्या है? सार्वंतर होता है d। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, 15 ऋण 3, ये आ रहा आपका 12। डी आपका 12 आ गया। अब देखिए, अब उसने कहा कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद? मान लिया वो n होगा, nवां पद होगा, तो an ये वाला होगा, जिसका हमें पता ही नहीं। ये तो 54 का पता है हमें, 54 है। ये होगा A54 से 54वें पद से 132 अधिक। ये आपका दिया है A54 प्लस 132। अब 54 में 132 नहीं जुड़ेगा भाई, ऐसा मत कर देना कि 54 में 132 जोड़ दें। ठीक है ना, ये A54 है। अब किसी समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? ठीक है ना, मानक रूप आपको याद दिला देते हैं। ये होता है A, फिर A प्लस D दूसरा पद, तीसरा पद A प्लस 3D, A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, पांचवा पद A प्लस 4D, छठवां पद A प्लस 5D। इस प्रकार से चलता है। ठीक है ना, है ना। अब छठवां पद A प्लस 5D हो गया, सातवां पद A प्लस 6D हो जाएगा, आठवां पद A प्लस 7D हो जाएगा। इस प्रकार से जो पद हम ज्ञात कर रहे होते हैं, जिस पद की बात हो रही है उसमें एक कम करके डी का गुणांक होता है। डी का गुणांक एक कम होता है। ठीक है ना। जैसे A54 है तो A प्लस डी का गुणांक एक कम कर दिए, 54 का एक कम हो गया 53D प्लस 132। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर
ए एन, हमें नहीं पता वो पद कौन सा है। ए हमारे पास है 3, 53, डी हमारे पास है 12, ठीक है ना, प्लस 132, ये हमारा जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 3, इसको जोड़ दीजिए, बारह 36, या जोड़िए मत, अभी यहीं छोड़ दीजिए। वैसे ए एन जो फॉर्मूले से होता है, फॉर्मूले से ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये तो हमारा ये आया 3 प्लस ये हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूले से हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद या व्यापक पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको भी हम यहीं पे अभी कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब देखिए a प्लस, यहाँ भी ए एन है, ए एन बराबर हो गया a प्लस 53d प्लस 132, और यहाँ हो गया ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी ए एन की वैल्यू है और ये भी ए एन की वैल्यू है, दोनों बराबर में लिख दीजिए। a प्लस 53d प्लस 132, देखो a का पक्षांतर होगा, a से a कट जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर बचा हमारे पास, यहाँ 53d प्लस 132। अब इसको सरल कीजिए, सरल कैसे करेंगे, d की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये n गुणा d हो गया, ठीक है। ये आपका माइनस d हो गया, d की गुणा कर रहे हैं, यहाँ हो गया 53d, ठीक है ना, प्लस 132, अब देखिए यहाँ पर 53d, ये हमारा हो जाएगा n गुणा d और माइनस d, 53d को इधर ले आइए, माइनस 53d बराबर 132, ये जुड़ जाएंगे n गुणा d, ठीक है। 53d हो गया हमारे 54d, माइनस ये 1d ये है, 53d ये 54d बराबर 132, ठीक है ना। अब d आपका हो गया यहाँ पर कॉमन, d हो गया कॉमन, ये n माइनस 54 बच गया अंदर, 132, d की वैल्यू है 12, d की वैल्यू है हमारे पास कहीं, देख लीजिए, ये 12 है, n माइनस 54 बराबर हो गया 132, 54 बटे में जाएगा, सॉरी 12 जाएगा बटे में, n माइनस 54 बराबर क्या हो जाएगा 132 बटे 12। अब 12 से काट लीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये आ गया 11 बार कटेगा, और तो n बराबर क्या हो जाएगा 54 का हो जाएगा पक्षांतर, 11 प्लस 54 हो गया, ये हो गया n बराबर हो गया हमारा 6 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65। यानी जो nवां पद जो आपका जो 54वें पद से 132 अधिक पद होगा,
वो 65वां पद होगा। ठीक है ना। अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना। अब देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, दो समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है ना। अब उनका सारवंतर तो समान है। दो समांतर श्रेणियां, हमें नहीं पता उनका पहला पद क्या क्या है, तो मान लेते हैं माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी है। ठीक है ना। और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसमें क्या लिया जाए भाई, बी ले लेते हैं, बी व सारवंतर डी है। देखिए यहाँ सारवंतर समान है तो दोनों श्रेणी का हमने प्रथम पद तो अलग अलग ले लिया, लेकिन सारवंतर डी है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए, अब इसका 100वां पद प्रथम एपी का 100वां पद यानी कि A100, यह आपका हो जाएगा A + 99D। व्यापक सूत्र, आप व्यापक रूप अगर हम समांतर श्रेणी का देखेंगे तो 100 से 1 कम 99 हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय AP का 100वां पद, इसका क्या हो जाएगा, B100। B100 का मतलब B + 99D। ठीक है ना। अब इनका अंतर किया जाए, घटाया जाए, इनको घटा के इनका अंतर किया जाए तो घटाने पर क्या होगा, जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे इनके, 99D से 99D कट जाएगा, यह आ जाएगा A - B। परंतु 100वें पदों का अंतर क्या है, 100वें पदों का अंतर दे रखा है 100। इसका मतलब जो 100वें पदों का अंतर A - B आया वो है आपका 100। 100वें पदों का अंतर क्या आया, जो हमारा A - B आया प्रश्नानुसार वो क्या है, 100 है। अब 1000वें पदों का अंतर, ठीक है ना। अब प्रथम AP का 1000वां पद क्या हो जाएगा, यानी A1000 क्या हो जाएगा, A + 1000 से कम कर लीजिए 999D। द्वितीय AP का 1000वां पद B 1000 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा B + इसका प्रथम पद B है, B + 999
डी। ठीक है, क्योंकि मानक रूप के हिसाब से 999 रहेगा, क्योंकि यहाँ 1000 है। अब इसको भी घटाने पर अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर यानी कि घटाना, घटाएंगे तो क्या होगा, या चिन्ह बदलेंगे, ये 999 डी से 999 डी कट जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी। परंतु a माइनस बी का मान हमारे पास 100 है प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना, इसका मतलब a माइनस बी बराबर 100। ये किसका अंतर है, 1000वें पदों का। a 1000 ऋण b 1000, दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। और 100वें पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर भी 100 है। ठीक है ना, कहने का अर्थ है कि दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इनके प्रथम पदों का अंतर कितना होगा, उनका भी 100 ही होगा। अगर इनसे पूछे कोई द्वितीय पदों का अंतर कितना होगा, उनका भी 100 ही होगा। तृतीय पदों का अंतर पूछेगा, उनका भी 100 ही आएगा। चतुर्थ पद का अंतर पूछेगा, उनका भी 100 आएगा। 10वें पदों का अंतर पूछेगा, उनका भी 100 आएगा। 25वें पदों का अंतर पूछेगा तो उनका भी 100 आएगा। 1,00,000वें पदों का अंतर पूछेगा तो उनका भी 100 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 100वें पदों का अंतर 100 है, इसका मतलब पहले 2 पदों का अंतर भी 100 है। ठीक है ना, और जब समान पदों की बात करेंगे तो समान पदों का अंतर हमेशा समान रहेगा, क्योंकि सार्वंतर समान है। ठीक है ना, ये तो एक करके हमने दिखा दिया कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी 1000 होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये होगा। और ऐसे ही अगर वो पूछते कि 99 पदों का अंतर क्या होगा, तो वहाँ भी 100 ही होगा। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी हमने किया था। ठीक है ना, तो 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब वो 7 से कटने वाली संख्या 3 अंकों वाली कितनी है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें ये पता ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 अंकों वाले शुरू कहाँ से होती हैं संख्याएं। भाई 100 से शुरू होती हैं। इससे पहले तो 99 2 अंकों वाली होती है कि तो क्या 100 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है क्या 100? देखते हैं। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 2 शेष बच रहा है। और अगर हम 7 पंजे 35 कर देते हैं तो 5 ज़्यादा हो रहा है ना। 35 कर दे तो 5 ज़्यादा हो रहा है। 5 ज़्यादा होने का मतलब 100 में 5 और जोड़ दीजिए। 100 में 5 जोड़ने का अर्थ है कि पहली संख्या आपकी 105 होगी। 7 से विभाज्य पहली संख्या आपकी 105 होगी। फिर 7 और जोड़ दीजिए। ठीक है ना, 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी 3 अंकों वाली? 105, 105 के बाद 7 और जोड़ दिए 112, 7 और जोड़ दीजिए 119। इस प्रकार से आगे चल 7 7 बढ़ती जाएंगी। अच्छा, अंतिम संख्या क्या होगी? अब ये ध्यान रहे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है 999। 999 भी 7 से भाग करके देखिए। 7 एकम 7 बचा 2, 9 उतरा 7 चौक 28, फिर बच गया 1, फिर 9 उतरा 7 दूना 14, फिर बच गया हमारा 5। ठीक है ना, 5 शेष बचा तो 5 इसमें से घटा दीजिए। 999 में से 5 घटा दीजिए, ये बचेगा आपका 994। यानी अंतिम संख्या आपकी 7 से विभाज्य होने वाली 994 होगी। ये आपकी पूरी एक सीमित
समांतर श्रेणी बनेगी, क्योंकि इसका अंतिम पद हमारे पास है 994। हमें केवल ध्यान ये रखना है कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं। आप 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, ऊपर 4 उतरेगा, 7 दूना 14, पूरा कट रहा है। आप इसको भाग दे के दे सकते हैं। लास्ट ये होगा। यदि आप इसको इससे अगली संख्या चाहेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 4 11 का 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ये आज का 1000, यानी 4 अंकों में संख्या आ जाएगी इसके बाद। 3 अंकों की अंतिम 7 से विभाज्य संख्या 994 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रथम पद आपके 105 है, सार्वंतर आपका घटा के आ जाएगा 7, और अंतिम पद यानी कि an ये आपका 994 है। यानी आपको ज्ञात क्या करना है, कितनी संख्या, कितनी लिखा है, कितनी मतलब n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या क्या है देखिए, प्रथम पद a बराबर 105 है, सार्वंतर d बराबर 112 में से 105 घटेंगे यानी 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और an बराबर है यानी अंतिम पद 994 है, ठीक है ना। माना पदों की संख्या n है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ केवल व्यापक पद वाला फॉर्मूला लगा करके n का मान ज्ञात करना है। व्यापक पद वाला फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 994 है, a आपका 105 है, ये n-1 है, d आपका है 7। 105 का पक्षांतर कर लीजिए, घट जाएगा n-1 गुणा 7, ये घटा दीजिए, फिर 7 का पक्षांतर कीजिए, फिर भाग दे दीजिए, फिर 1 का पक्षांतर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब पदों की संख्या आपके पास आ जाएगी। आप लिख सकते हैं अतः 3 अंकों वाली इतनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 14 है। बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न फिर से आ गया है, जैसा प्रश्न हम कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ देखना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं, बात एक ही है। गुणज और विभाज्य संख्याएं एक ही बात है। 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 4 के गुणज कितने हैं, है ना। कितने यानी n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10 व 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं। 4 से विभाज्य संख्या या 4 के गुणज भी लिख सकते हैं, 4 के गुणज ये हो जाएंगे। देखिए 10 के और 250 के बीच में, ना तो इससे पहले ना इस 250 के बाद। तो 10 से बाद होती है संख्या 4 का गुणज होती है 12, 4 के 12, फिर 16, फिर 4 पने 20, इसी प्रकार से। अच्छा, अब सब इसमें बाद में 250 देखिए, 250 क्या आपका 250 4 से विभाज्य है। 4 छक्का 24, बचेगा आपका 1 0, 4 दूना 8 नहीं है, शेष 2 बच रहा है। तो 250 में से 2 घटा दीजिए, यह बचेगा आपका 248। यानी आपकी जो संख्या है वो 248 होगी अंतिम। यानी an होगा ये, a होगा ये, और d आपका 4 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही आपका n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, n का मान निकालना है। और आप लिख सकते हैं फिर जो भी n का मान आएगा कि 10 और 250 के बीच 4 के इतने गुणज हैं, जितना भी n का मान आएगा। ओके, ये आपने स्वयं करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15 है। n के किस मान के लिए AP 63 65 67 ... और AP
3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब 2 AP दे रखी हैं, ठीक है ना। इन 2 AP को अगर बढ़ाते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका पद और इसका पद बराबर होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार की AP है, ठीक है। इसमें प्रथम पद 63 है, ठीक है ना, और सार्वंतर आप घटा के निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं कि माना दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए 63, 65, 67 डॉट 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 का nवां पद किसके बराबर होगा? 3, 10, 17 डॉट 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 का nवां पद। अब किसी AP का nवां पद क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। A प्लस यानी प्रथम पद प्लस n-1 पदों की संख्या में से ये घटाना और गुणा डी यानी सार्वंतर। अब देखिए, इसका जो व्यापक पद होगा या जो इसका nवां पद होगा वो होगा 63 A प्लस n-1, तो n तो हमें पता ही नहीं है, n-1 ही लिखेंगे। डी होगा 65 में से 63 घटा लीजिए, बचेगा 2। ऐसे यहाँ पर 3, 10, 17 और इसका nवां पद क्या होगा? प्रथम पद 3 प्लस n-1, ये n-1 ही रहेगा, गुणा डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू इसमें देखिए 10 में से 3 घटाए 7 बचे, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 3 का पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 63 ऋण 3 63 प्लस n-1 गुणा 2 और ये आपका आ गया -3। यहाँ बचा n-1 गुणा 7। 63 में से 3 घटेंगे, ये हमारा 60 बचेगा, प्लस n-1 गुणा 2, ये n-1 गुणा 7। ओके। अब यहाँ देखिए, इसमें 2 की गुणा कर देते हैं, 60 प्लस 2n-2, यहाँ 7 की गुणा कर देते हैं, 7n-7। अब देखिए 60 में से 2 घटा, ये 58 रह गया, प्लस 2n, 7n-7, ये 7 गया इधर बाएं पक्ष में, ये जुड़ जाएगा, 58 प्लस 2n प्लस 7 बराबर 7n। ये 2n गया दाएं पक्ष में, ये यहाँ पे घटेगा, 58 और 7 हो गया आपके 65, और 7n में से 2n घटेगा, 7n में से 2n घटा, ये आ गया आपका 5n, ठीक है ना। 5 का हो जाएगा पक्षांतर, n बराबर हो जाएगा 65/5। 65 में से 65 में 5 का भाग देंगे, आ जाएगा 13। 13 पंजे 65 होते हैं, अर्थात दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। अब क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन बराबर होगा। इसका भी 13वां पद 13 तक जाएंगे हम, इसके भी 13 तक जाएंगे, तो दोनों के पद बराबर आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये करना था। ओके एंड थैंक यू।